सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस आ रही है? चलो तो शुरू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है। कोई इशू तो नहीं है? चेक कर लेते हैं एक बार कि वॉइस नहीं आ रही क्या। वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई मेरे में? चलो तो शुरू करते हैं। रिवीजन टाइम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सूती मिलें अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? तो ऑप्शंस नहीं है बिकॉज, ठीक है, आपको रिकॉल करना है। तो किस स्टेट में थी? तो ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। दे वर मोस्टली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो वंगाला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इट इज़ गारो ट्राइब, खासी आपके नोंगक्रेम और जयंतिया बहदीन खलाम। इन विच ईयर वॉज कालिदास सम्मान स्टैब्लिश। तो 1980 में। इसको कौन देता है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट देती है। फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड एट। तो फर्स्ट एडिशन यूथ ओलंपिक गेम्स के कहाँ पे हुए थे? 2010 में आपके सिंगापुर में हुए थे, ठीक है। एंड विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे तो 2012 में हुए थे इंसब्रक ऑस्ट्रिया में। एंड किसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये होगा आपका जिंक, आयरन, लेड या फिर सोडियम। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए दो आपके मतलब दो तरह की और हो सकती है, तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड। तो सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन करेंगे अगर कार्बोनेट हो रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। और जो मॉडरेटली फिर मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, यूजुअली सल्फाइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, तो उसको हम रोस्टिंग करवाते हैं। देन उसके बाद जो हमें मिलता है उसका हम क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर, विच इज़ द लेक्चर नंबर 15 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोज टू कंपाइल बोथ द पुराण एंड महाभारत। तो निम्नलिखित में से किसे पुराण और महाभारत दोनों का संकलन करना के लिए मतलब क्रेडिट जाता है? तो सेज वाल्मीकि, वशिष्ठ, भारद्वाज या फिर व्यास। सर आज मस्त गया, मस्त एग्ज़ाम गया सर। आरपीएफ ओके, बढ़िया है फिर तो। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अमेंडमेंट करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखो भाई, वाल्मीकि जी जो रामायण लिखी थी, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सेज व्यास। कमेंट करके बताइए किसने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था? हु ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? तो ये हमने देखा था कि ज़ियाउद्दीन बरानी और जो फैज़ी थे उन्होंने अंडर इसको रज़्मनामा इसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था, रज़्मनामा, ठीक है। अगला है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग कर चुके हैं इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको जोड़ा गया था 42nd, ठीक है, इनको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से। कितनी ऐड करी गई थी? टोटल 10 ऐड करी गई थी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशंस 8 लिए गए थे, 2 अपने आप से अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने जोड़े थे। और एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं कि मौजूदा समय में क्या स्थिति है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की,
तो 11 हैं, और ये क्या जस्टिसिएबल है नॉन जस्टिसिएबल बताना तो ज़रा कमेंट में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमने ली है किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से। ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11th, ठीक है। और जो 11th नंबर की है उसको किससे ऐड किया हमने, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो नॉन जस्टिसिएबल नेचर की होती है, यानी वाद योग्य नहीं होती हैं। और 11th नंबर की जो ड्यूटी है उसको हमने 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आर्टिकल नंबर 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें सब क्लॉज कर करके दी हुई हैं, 51A सब क्लॉज A सब क्लॉज B C D टिल आपका K तक जाता है, तो किस नंबर में को क्या दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, एक बार कंफर्म करना। तो 51A क्लॉज H में बता दो, 51A क्लॉज E में बता दो, दो बता दो। आई थिंक मैंने ये एक बार कंफर्म करना, ये मैंने सब आपको पढ़ा रखा है ना कि किस वाले सब क्लॉज में क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर के लिए क्या करूँ, कंप्यूटर के लिए मैं एक क्लास अभी लगवा दूंगा आपके अमन सर से, ठीक है, तो वो सफिशेंट होगा, ये क्या मल्टीपल जितनी नीडेड होंगी। तो ये आता है आपका ह्यूमनिज़्म को करवा दिया। चलो पहली बार तुम लोगों के मुंह से या फिर तुम लोगों के हाथ से सुनने को मिला कि मैंने कुछ करवाया भी है। तो ह्यूमनिज़्म और साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़्म और साइंटिफिक टेम्पर। और ई की अगर बात करेंगे तो ई से है आपका एक तो ब्रदरहुड, इक्वालिटी, ठीक है, ब्रदरहुड, और साथ ही साथ कि हमें टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, ठीक है, यानी उन प्रैक्टिसेस को छोड़ना है जो डेरोगेटरी हैं वेमेन की डिग्निटी के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा था। पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पट्टचित्रा जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है किस राज्य की सबसे पुरानी और पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, ठीक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या होगा, पट्टचित्रा स्टाइल पेंटिंग है आपकी उड़ीसा से। महाराष्ट्र से है आपकी वर्ली पेंटिंग, वेस्ट बंगाल से आपकी काली घाट पेंटिंग, राजस्थान से आपकी कौन सी है जरा बताइए, राजस्थान से फाड़ पेंटिंग, ठीक है। तो डिफरेंट आपको पेंटिंग्स याद करनी है। अच्छा, अगर थांका पेंटिंग्स के बारे में पूछे तो ये कोई एक स्टेट से एसोसिएटेड नहीं है, ये मेनली जो बुद्धिस्ट कल्चर है, ठीक है, बुद्धिस्ट कल्चर से एसोसिएटेड है थांका। और कौन कौन से स्टेट में होगा आपका, तो अरुणाचल, ठीक है, सिक्किम, हिमाचल, ठीक है, लद्दाख। तो इन स्टेट्स और यूटीज़ में आपको देखने को मिलेगा जो थांका पेंटिंग है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टेड बाय द डैश। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे वो पंचायत हो या फिर नगर पालिका, तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है इसके बारे में। तो हमने ये पढ़ा है कि 73rd अमेंडमेंट से 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। कमेटी का नाम बताएंगे आप, कि किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको ऐड किया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस अमेंडमेंट को किया गया था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था, दैट मीन्स एनफोर्स हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इसी दिन हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस हम इसीलिए मनाते हैं इस दिन, बिकॉज लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। कहाँ पर, नॉट 73rd अमेंडमेंट, जो पंचायत है वो सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिला था, पंचायत जैसी हमें एक प्रणाली, तो ये राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सबसे पहले लाया गया था 2 अक्टूबर 1992 में, ठीक है, जिस दिन गांधी जयंती होती। और क्या आपको पता है हमारे मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से देश के 3 राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, उनमें से एक गांधी जयंती भी है। डू यू नो दिस? 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और उसमें से एक हमारी गांधी जयंती भी है। और बाकी 2 कौन है ये जरा आप बताइए, जो हम नेशनल फेस्टिवल, यहाँ नेशनल फेस्टिवल ही बोल सकते हैं उसको। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप समझ गए, ठीक है, राजस्थान के नागौर। और जब बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पे
बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। तो इस 73rd अमेंडमेंट को लाया गया था पार्लियामेंट, मतलब किया गया था पार्लियामेंट में, और इसके थ्रू 11th शेड्यूल जो है उसको ऐड किया गया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। साथ ही साथ जो पार्ट नंबर 9 है, भाग 9 है, उसमें इसको ऐड किया गया। और आर्टिकल नंबर 243, ठीक है, से लेकर 243 ओ तक यहाँ पर क्या ऐड किए गए, आर्टिकल्स ऐड किए गए, ठीक है। शेड्यूल शेड्यूल नंबर 11th में आपके क्या है, टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स है। खैर, तो 3 हमारी नेशनल फेस्टिवल्स हैं, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ठीक है। होली दिवाली सब नहीं है। तो आंसर क्या होगा, देखो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ये आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, ये आता है आपका पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329। ये फॉर्म कब हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 25 ऑफ जैन 1950, और इसीलिए हम इसी दिन मनाते हैं क्या, नेशनल वोटर्स डे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जब बात करते हैं तो ये एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है जो 1989 में मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था। पहले तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी था आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। एंड अगर बात करें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की, तो चुनाव करवाता है ये लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, तो इनके चुनाव करवाता है। जो आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव करवाता है पंचायत और नगर पालिकाओं के। और आर्टिकल मुझे आप बता सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या आर्टिकल है, ठीक है। तो सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है उसके पहले हमारे चेयरमैन कौन थे, तो सुकुमार सेन पहले चेयरमैन थे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 243 से लेके 243 ओ तक में दिया हुआ है हमारा क्या, पंचायत। और नगर पालिका किस में है, नगर पालिका को बुला के गड्ढे भरवाओ, ठीक है। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। और जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी बात करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो 9B में है वो, और वो आता है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, ठीक है। इसके आर्टिकल 243 है, 243A है, ठीक है, 243B है, C है, D है, E है, F है, ठीक है, G है, H है, I है, J है, K है, बस इतना ही हमें याद करना होता है, ठीक है। तो 243 में तो बस इन जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है पंचायत की, ठीक। ए में लिखा हुआ है आपका ग्राम सभा के बारे में, अबाउट व्हाट, ग्राम सभा, जो कि एक सबसे बेसिक बॉडी होती है पंचायत में। एंड बी में लिखा हुआ है आपका बनना, यानी कि आपका जो 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया। और भी कमेटी बनी थी, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर को रिकमेंड किया था, और भी बनी, जैसे LM सिंघवी कमेटी बनी थी, थुंगौन कमेटी बनी थी। ये इन कमेटी ने भी कुछ ना कुछ पंचायत को लेकर रिकमेंडेशंस दिए थे, LM सिंघवी, थुंगौन, अशोक मेहता, ये सब, ठीक है। देन सी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, उसका गठन, यानी कि गठन किस तरह से किया जाएगा। देन डी से दलित याद करना है, दलित रिजर्वेशन, ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन है, तो डी से हम दलित याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ई से 5 ई का मतलब 5 होता है ना रीजनिंग में, तो 5 साल का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है इनका, कि 5 साल तक ये सर्व करेंगे, 5 साल ड्यूरेशन होता है। एफ से मैंने क्या याद करवाया था आपको, एफ से फेल हो जाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई, तो इसमें यह लिखा है कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है अगर उसकी उम्र 25 साल नहीं हुई है तो। क्यों, क्योंकि 21 साल मिनिमम एज होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एज, जस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल वोट डालने के लिए। पहले 21 साल होती थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट से वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया। तो जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ये क्या होता है, यूएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, की एवरी अडल्ट मीन्स 18 और 18+ इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो 25 साल होता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को चुनाव लड़ने के लिए 35 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल। जी से गोली मतलब पावर और अथॉरिटी जो दी गई है पंचायत को। एच से हाउस टैक्स लेवी का करने की अथॉरिटी। आई से इनकम मतलब कि स्टेट का फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है स्टेट का फाइनेंस कमीशन, ध्यान ये रखना है आपको। जे से जांच याद करते हैं, जांच मतलब इसमें ऑडिटिंग के बारे में दिया हुआ। के से आपको याद कर लेना, इसी में ही आपका इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है स्टेट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिकॉर्डेड द डैश। अकबरनामा के दूसरे खंड में क्या दर्ज है, अकबर के
पूर्वजों के बारे में, अकबर की शासनकाल की घटनाओं के बारे में, अकबर के प्रशासन के बारे में, या फिर अकबर की लड़ाइयों के बारे में? रौनक तिवारी जी यहाँ पे ये कमेंट मत करें, है ना। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा रिकॉर्डेड द डैश। तो सेकेंड वॉल्यूम ने क्या रिकॉर्ड किया? तो अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स थे। पहला वाला जो वॉल्यूम था, फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। दूसरा वाला अकबर के रेन के बारे में बताता है। रेन का मतलब ये है कि भाई जब से अकबर गद्दी पर बैठा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है 1556, जहाँ पर अकबर और उसका जो संरक्षक था बैरम खान, उन्होंने दोनों ने मिल के हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से लेकर अकबर का जो आखिरी एक्सपेडिशन था खंडेश 1601 में हुआ था, तो 1602 तक पूरा अकबर के रेन के बारे में। यहाँ पर अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया उसके बारे में, कि अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न होते थे, या फिर जो जब्ती या फिर दासाला सिस्टम लाया गया, मनसबदारी सिस्टम लाया गया, तो ये सारा जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन है ये थर्ड वॉल्यूम में दिया गया। और कमेंट करके बताइए कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस रूलर से प्रभावित था, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो उससे प्रभावित था जिसने कि इसके अकबर के जो पापा थे, फादर थे, उनको हराया था बैक टू बैक 2 बैटल में, है ना। एंड ही वॉज शेर शाह सूरी, जिनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, यू ऑल नो, कहाँ पे हुई थी शेर शाह सूरी की डेथ। एंड ही डिफीटेड, मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज मल्टीपल टाइम्स मैं बता चुका हूँ, तो डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज या बेलीग्राम 1540। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी, उनके बीच बीच में रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह बनवाई थी, जिनको सराई के नाम से जानते हैं। फरीद खान इसका ओरिजिनल नेम है। इसकी डेथ कलिंजर में हुई थी, और जो सासाराम बिहार है वहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने रुपया करके करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी जाना जाता था शेर शाह सूरी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे रैंडम दिमाग में क्वेश्चन आया, बताइए। हु बिल्ट द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली नोन एज दीन पनाह? दीन पनाह किसने डेवलप करी, जो सेकंड सिटी थी दिल्ली की? सेकंड सिटी तो इस सिटी थी, मतलब इन जनरल आप बस आप बताओ दीन पनाह किसने डेवलप किए थे, बस। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रूट, सर कैसे हो आप सिंगर? अच्छा, तो सेरीकल्चर किससे एसोसिएटेड है? तो सेरीकल्चर आपका फ्रूट से एसोसिएट है, जूट, सिल्कवर्म से, फिर हनी बीज। तो ध्यान रखिएगा, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स तो होता है मेनली आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम बागबानी भी बोल देते हैं, बागबान मूवी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब। जूट का सच कोई नाम हम पढ़ते नहीं है। सिल्क वर्म को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सिल्वी कल्चर नहीं होता है। सिल्वी कल्चर किससे एसोसिएटेड होता है? सिल्वी कल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, जल्दी से बताओ ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो दीन पनाह सिटी है, ये ध्यान रखिएगा, ये डेवलप करी थी हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। और जो सिरी है उसको डेवलप किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, विटीकल्चर जो होता है वो ग्रेप्स का होता है आपका, ठीक है, विटीकल्चर होता है ग्रेप्स का। सिल्वी कल्चर होता है आपका जो फॉरेस्ट्री वगैरह होता है, ठीक है। एपीकल्चर होता है आपका जो हनी बीज यानी कि जो मधुमक्खी पालन होता है। पिसी कल्चर होता है आपका फिशेस का, ठीक है। जूट को लेके हम ये रिकॉल कर सकते हैं कि पहली जूट फैक्ट्री रिशरा वेस्ट बंगाल में, एग्लैंड मिल 1855, है ना। ये सारी चीज़ें हम रिकॉल कर सकते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग HYV सीड्स इज और आर एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज है वो भारत में हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है? राइस, वीट, बताइए।
भैया आप अपना फ़ोटो क्यों नहीं लगाते हो? ब्लैक हो क्या भैया? नहीं ब्लैक नहीं हूँ मैं तो ब्राउन हूँ। HIV बीज भारत में हरित क्रांति से जुड़ा है, राइस व्हीट, तो दोनों ही आंसर होंगे, बोथ ए एंड बी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टर्म है ये विलियम गॉड ने दिया था। फादर किसको बोलते हैं? फादर बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉ को। इंडिया में MS स्वामीनाथन को। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ कब मिला था? एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो 2 फेज़ में आया था, ये तो यार बता चुका हूँ, ये मत बोलना कि बताया नहीं है, ठीक है? ये बता चुका हूँ। फेज़ 1 आपका मिड 1960s में एंड फेज़ 2 मिड 1970s में, ठीक है? यहाँ पे तो HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें एक राइस की ध्यान रखना, एक मैजिक राइस, ठीक है? मैजिक राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था विच वॉज नथिंग बट IR8 विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल राइस, ठीक है? तो ये फिलीपींस से लाया गया था और इसने मतलब क्या किया गया था, इसमें जो लंबी वाली ब्रीड का जो राइस था, कुछ छोटी वाली जो मतलब काफ़ी है ना, मतलब छोटा होता है, स्टंटेड राइस होता है, तो उसको मिक्स किया गया था और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इसको डेवलप किया गया था और इसमें जो प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही थी, वो उपज जो थी निकल के आ रही थी वो डबल थी। तो फिलीपींस, तो इसने काफ़ी लोगों को मरने से बचाया इस मैजिक राइस ने, ठीक है? क्योंकि फूड सिक्योरिटी का उस समय काफ़ी बड़ा इशू था। आज तो आप लोगों के लिए, ठीक है, पेट भरा हुआ इंस्टाग्राम रील चल रही, उस समय तो मेन ये था कि भाई पेट भरने का ही जुगाड़ करना पड़ता था। तो राइस और वीट, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, बोथ A एंड B। क्लियर है? सर आपको कितना प्योर प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट है? बताओ भाई, बताओ बदी मुंडा, क्या कमेंट कर रहे हो भाई? यहाँ पे मैं देखने आता हूँ कि भाई तुम्हारे डाउट है, तुम्हारा कुछ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? खैर, तो ध्यान रखिएगा जो पहला वाला फेज़ था उसमें, जो मिड 1960s में आया था, इसमें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया था और जो रिच और एफ्लुएंट स्टेट हैं ऑफ आंध्रा, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे जो मेनली फोकस किया गया था वो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने पे फोकस किया गया था, सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है? और 1970 में इनको नॉर्मन बोरलॉ को मिला था नोबेल प्राइज़। एंड यहाँ पे आप डिस्कस ये कर सकते हैं कि डाउन साइड क्या थे या फिर डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे उसको, मतलब बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गुड इफेक्ट तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ये थे कि भाई फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर कर ली थी कि भाई अब कोई भूखा नहीं मरेगा, एंड ठीक है कि भाई हम एक्सपोर्ट करने लग गए, अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, पहले अमेरिका हमसे बोलता था तो कौन हो तुम, फिर हम बोलने लगे तू क्या, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है इसी की वजह से हो पाई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके डाउन साइड्स ये रहे कि सॉयल एल्कलिनिटी, ठीक है? सॉयल जो एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी वो बढ़ गई, जो कि ख़राब होता है सॉइल के लिए। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया, ठीक है? जो जल स्तर का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया, ये भी एक डाउन साइड है, ठीक है? और जो डिस्पैरिटी है बिटवीन दी फार्मर्स, डिस्पैरिटी बिटवीन फार्मर्स का मतलब है जो अमीर किसान है वो और अमीर हो गया, जो गरीब है वो और गरीब हो गया। तो डिस्पैरिटी बिटवीन दी फार्मर्स, यानी कि एक तरह से जो स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब स्मॉल से भी स्मॉल, ठीक है? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो जो हैं काइंड ऑफ एक डिपेंडेंट बन गए जो बड़े फार्मर्स थे उनके अंडर में। तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अनंगपाल या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो बलबन की अगर हम बात करें तो इसने कब से कब तक रूल किया था? तो इसने 1200, अब आपको पता है ना कि ये तो पता है कि सभी को दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 में एग्जिस्टेंस में आई। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ये रही आपकी 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आया और उसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में नहीं हराया। तो उसको फिर हम ऐसे याद करते हैं, सख्त सा लौंडा ऐसे करके, है ना,
स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो जो स्लेव डायनेस्टी थी उसमें 1206 से लेके 1210 4 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था, ठीक है, 1206 से लेके 1210 तक। और इसके बारे में क्या क्या कीवर्ड्स हैं? कीवर्ड ये है कि पोलो खेलते वक्त इसकी डेथ हुई थी। इसको लाख बख्श यानी कि गिवर ऑफ लैक्स के नाम से जानते हैं। इसने बनवाया क्या क्या था? तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। और क्या बनवाया था? कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। और क्या बनवाया था? ठीक है, तो इसने कुव्वतुल इस्लाम बनाया था। एंड ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और ये स्लेव किसका था? मोहम्मद गौरी का था, है ना। और तो कुछ ऐसा हम स्किप नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ ठीक है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार ज़रा बताएंगे, कुतुब मीनार में कितने स्टोरेज हैं, ठीक है, कितने माले हैं, एंड इसकी हाइट कितनी है? अनंगपाल इसका सही आंसर होगा। अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान से पहले, ये तोमर डायनेस्टी से रिलेटेड है आपके अनंगपाल तोमर, ठीक है। तो चौहान डायनेस्टी से पहले तोमर डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली में, और चौहान के बाद ये आए थे जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं, मोहम्मद गौरी। तो उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। मोहम्मद गौरी वॉज दी 3rd इस्लामिक इन्वेडर आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम आफ्टर महमूद ऑफ गजनवी। और बलबन की अगर बात करें तो 1210 में जब ऐबक की डेथ हो गई तो 1210 से 1236 तक अपना इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका, कॉपर जीतल इंट्रोड्यूस किया, एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसने चलगानी सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स ये वाला सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसी के टाइम पे ही चंगेज़ खान ने यहाँ पर मतलब काइंड ऑफ अटैक तो नहीं किया था, लेकिन हाँ आसपास घूम रहा था यहीं पे, ठीक है। एंड उसके बाद आती है रज़िया, उसके बाद आती है रज़िया की बेटी, ठीक है, रज़िया मतलब सॉरी इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान। लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाती है, थोड़े छोटे छोटे रूलर्स आते हैं इल्तुतमिश के बेटे वगैरह। लेकिन जो उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट रूलर आया स्लेव डायनेस्टी में वो घियासुद्दीन बलबन था। 1266 या 1267 से लेकर ये रहा था आपका 1287 तक, 1287 तक, 1290 में आपकी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पे बलबन था। बलबन के बारे में क्या मैंने आपको चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई हैं? बलबन के बारे में चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नहीं बताई हैं? बताओ जल्दी से। इतनी देर में पूछूंगा, इतनी देर में तुम्हें बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो बलबन के बारे में ध्यान रखना, बलबन के बारे में ये ध्यान रखना कि ये इसने खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया था, ठीक है। गाजी मलिक, है ना, का टाइटल लिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसने ज़िल्ले इलाही का टाइटल लिया था, ठीक है। नहीं बताया ना, चलो बता देते हैं, ऑलराइट। तो ज़िल्ले इलाही का टाइटल लिया था। ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ अल्लाह, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड। आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया था क्योंकि आफरा सियाब जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसने थ्योरी ऑफ एक तरह से किंगशिप लेके आया था। थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब है कि इसने तो इसने किंग, एक सेकंड रुकिएगा। मम्मी लोग भी यार, गन्ने का जूस वाला निकला होगा, गन्ने का जूस जो है लेके आई, जल्दी से भाग के देने आई मम्मी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्लास चल रही है क्या चल रही है ना। हाँ, बैकग्राउंड आ रहा था क्या? क्या हो गया? क्या क्या बैकग्राउंड तुम लोगों ने सुना है क्या? मतलब क्या 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 बैकग्राउंड आ रहा था क्या? क्या? हम भी पी रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, मट्ठा वट्ठा नहीं है, चलो ठीक है ना। तो ज़िल्ले इलाही का टाइटल लिया था। और नवरोज़ जो इसने पारसी फेस्टिवल है, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था, पारसी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था नवरोज़। एंड
इसने जो है सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। सिजदा का मतलब जैसे रूलर दिखेगा, जैसे ही हम दिखेंगे तो झुकोगे, और हमारे फीट को किस करोगे, वो पैबोस था। इसने जो है ध्यान रखिएगा चहलगानी को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि इसने किंगशिप को रिस्टोर किया था कि भाई किंग ही सुप्रीम है। ये चहलगानी वगैरह को सबको हटा दिया था, जबकि ये खुद चहलगानी का ही पार्ट था। ही इज़ रिमूव दी चहलगानी, ठीक है। इक्ता जो इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, उसको बलबन ने नहीं हटाया था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हटाया था। इसने एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया था जिसको हम दीवान अर्ज़ के नाम से जानते हैं, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। द बर्ड लाइक फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? बताओ जल्दी से, तब तक मैं घूट लेता। टेस्टी काफ़ी टेस्टी है। सही बताना किस किस का सलाइवा एक्सट्रैक्शन हुआ अभी। द बर्ड लाइक फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो टेम्परेट एवरग्रीन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, या फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आई थिंक मैंने बताया भी था आपको, जो फेजेंट एंड मोनल्स हैं मोस्टली आपको ये उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलेंगी, और टेम्परेट एवरग्रीन में तो नहीं होंगी, ठीक है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में नहीं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ऑप्शन नंबर 4। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ का वेजिटेशन एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स ये देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज सारे ट्रीज़ एक साथ लीव्स को शेड नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पे शेड करते हैं, इसलिए। जो ट्रॉपिकल, जो हमारे डेसिडुअस होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल में देखने को मिलते हैं। 70 से लेकर 150 तो ड्राई डेसिडुअस, 150 से लेकर 200 तो मॉइस्ट डेसिडुअस। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैसे कि वो टेंडू की लीव्स, जिससे कि क्या बनती है, बीड़ी बनती है, ठीक है। और पलास, अमलतास, ठीक है, एंड नीम, महुआ, शीशम, ये सब हमें मॉइस्ट डेसिडुअस में देखने को मिलता है। मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन इंडिया में ये वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार में, एंड सर्टन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू 2 ग्रुप्स? तो 2 ग्रुप्स में कब बटा? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो ऑल्टरनेट डेज क्लास होगा क्या? नहीं, ऑल्टरनेट तो यार जब टाइम होता है तो मैं क्लास ले लेता हूँ, है ना। कितना लेक्चर बाकी? टोटल 20 लेक्चर्स होंगे। 15th में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। टोटल 20 लेक्चर होंगे, 15वें में चल रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी PYQ सीरीज़ का पार्ट था उसमें हमने 19 लेक्चर किए थे, और यहाँ पर हम 20 लेक्चर करने वाले हैं पूरे, ठीक है। तो आई थिंक टोटल आपके 20 या 21 कर लेंगे तो टोटल आपके 40 लेक्चर हो जाएंगे, है ना, दोनों को मिला के। तो आंसर, अच्छा 1899 में क्या बना था? कौन सा मैंने आपको एसोसिएशन बताया था जो बना था? 1904 में कुछ ऐसा हुआ था क्या? इंपॉर्टेंट हुआ तो था, अगर आपको याद हो तो 1899 में मित्र मेला बना, ठीक है। और देन 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, है ना, अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी? जो सावरकर ब्रदर्स थे उन्होंने पहले मित्र मेला बनाई, देन बाद में उसको अभिनव भारत सोसाइटी के साथ उसको मर्ज कर दिया था। 1907 सही आंसर होगा, 1907 जहाँ पर स्प्लिट हुआ था। इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। एंड हमें पता है ये चीज़ कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो, उनकी फ़िलॉसफी ये थी कि भाई हमें मतलब ऐसा नहीं, प्रेयर पेटिशन ये सब नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि प्रेयर करो, पेटिशन करो, है ना, तब प्रोटेस्ट पे जाओ। लेकिन इनका था ये सीधा प्रोटेस्ट। इसमें आते थे हमारे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग। मॉडरेट में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना, तो ये सब, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तो ये सब लोग मॉडरेट में आते थे, है ना। और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा, 1876 में क्या बनाया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन इनका मर्जर कब हो गया था फिर बाद में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का? 1916 में। कौन सा सेशन था, किसने प्रिसाइड किया था? तो ये सेशन था लखनऊ का, ठीक है। और प्रिसाइड किसने किया था? इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये सेशन एक और मायने में इंपॉर्टेंट था, और वो कौन सा मायना है जरा बताइए। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम विच रूलर? सर आपसे डर लगता जब आप, चलो बताओ। अच्छा,
डर लगता है बेटा, डर तो तब लगता है ना जब हम तुम्हारे सामने होते, ऑफलाइन क्लास चल रही होती है। आपने 35 बोला था, ये कब मैंने बोला था भाई? क्यों? डर तो तब लगना चाहिए था, अभी किस बात का डर? नहीं भी बताओगे तो मैं क्या ही कर लूँगा तुम्हारा। हाँ, डर तो हम लोग लगता था भाई। हमारे एक बायो वाले टीचर थे भाई साहब, पूरा शरीर ठंडा हो जाता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल की गहराइयों से दर्द बयां कर रहा हूँ। पूरा शरीर ठंडा हो जाता था, जो मार मारते थे ना कि भाई आज जो है पुछाई कार्यक्रम होगा, भाई साहब ठंडा हो गया पूरा शरीर। बस भगवान से राम 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 नाम जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जब चलता रहता था बायो वाली क्लास में कि बस आज बच जाए, आज बच जाए, आज बच जाए। भाई जो पिलाई होती थी, गजब पिलाई होती थी। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर, तो ये एक्वायर किया था फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट से। और जो सबसे पहली बार आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर, वो था 1608 में, 1608 में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस, जो कि हेक्टर नाम के शिप से इंडिया में आया था। ठीक है, लेकिन ये जहांगीर के कोर्ट में आया था ये, लेकिन ये ट्रेडिंग कंसेशन ऑब्टेन करने से मतलब विफल हो गया था। इट वाज थॉमस रो, सर थॉमस रो, जिसने कि ट्रेडिंग कंसेशंस जो हैं एक्सेप्ट मतलब जहांगीर से ले लिए थे फैक्ट्री सेटअप करने के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट फैक्ट्री है ब्रिटिशर्स ने वो कहाँ पर सेटअप करी थी? ये मसूलीपट्टनम में सेटअप करी थी, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, मसूलीपट्टनम हम लिख लेते हैं। तो मसूलीपट्टनम में करी थी 1611 में, लेकिन ये टेम्प्रेरी थी, परमानेंट काइंड ऑफ नहीं थी, ये टेम्प्रेरी फैक्ट्री थी। लेकिन अगर परमानेंट की बात करेंगे, परमानेंट की, तो ये सूरत में बना, सूरत में सेटअप करी थी 1613 में। ऑर्डर आपको पता होगा आई थिंक, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे, देन आपके डच आए थे, देन आपके इंग्लिश आए थे यानी कि अंग्रेज, देन आपके फ्रेंच आए थे। ठीक है, बीच में आपके डैनिश भी आए थे वैसे इंग्लिश के बाद, लेकिन ठीक है वो डैनिश पूछता नहीं आपसे। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हॉट ड्राइव ब्लोइंग विंड्स ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन इंडिया आर नोन एज, तो भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाले गर्म शुष्क हवाओं को किस रूप में जानते हैं? लू, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स या फिर नॉर्थ वेस्टर्स? तो ऑब्वियस सी बात है लू, और लू चलती है एडवेक्शन की वजह से। एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से। वेस्टर्लीज होती हैं या फिर ईस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज ये सब चलती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी ट्रेड विंड्स। क्या होती हैं ये आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और नॉर्थ वेस्टर्स क्या होती हैं? ये होते हैं आपके जो अर्ली, जो या फिर हम बोल सकते हैं प्री मानसून, मानसून से पहले जो विंड्स ब्लो होती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो प्री मानसून शावर्स होते हैं वो होते हैं नॉर्थ वेस्टर्स। आपको ये मैंने आई थिंक बताया भी था कि जो प्री मानसून शावर्स होते हैं वो डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि इनको हम ब्लॉसम शावर्स के नाम से भी जानते हैं कोस्टल एरियाज़ ऑफ कर्नाटक वगैरह में, जहाँ पर ये कॉफ़ी का जो फ्लावर होता है उसकी ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं। ब्लॉसम कर्नाटक लिख दिया, ब्लॉसम शावर्स। ठीक है, ब्लॉसम शावर्स। देन इनको हम मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं, केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर्स। यहाँ पर जानते हैं इनको नॉर्वेस्टर्स के नाम से। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स बोल देते हैं इन जनरल, लेकिन वेस्ट बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी, और इनको बरदौली चीरहा या फिर बोरदोई सिला, ठीक है, बरदौली चीरहा या फिर बोरदोई सिला के नाम से जानते हैं, जो असम वाला रीजन है, असम एंड वेस्ट बंगाल वाला। क्लियर है? बाकी हम ये देखो लू क्या है? एक लोकल विंड है। ये जो होती हैं ट्रेड विंड होती हैं। ट्रेड विंड क्या होती हैं? जो मतलब पूरे एक तरह से ग्लोब में चल रही, यहाँ पे आती हैं चलती हैं आपकी ईस्टर्लीज है ना, ईस्टर्लीज जहाँ पे दोनों मिलती हैं उस जोन को क्या बोलते हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं या साउथ ईस्टर्लीज है? जहाँ दोनों मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ये आपकी ऐसे चलती हैं वेस्टर्लीज, ऐसे चलती हैं आपकी वेस्टर्लीज, देन यहाँ पर चलती हैं पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आपकी ट्रेड विंड होती हैं। जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज मिलती हैं उसको हम इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन ITCZ बोलते हैं।
बाकी जो हमारी और लोकल विंड है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चिनूक है। इसको हम स्नो ईटर के नाम से जानते हैं और नॉर्थ अमेरिका में ब्लो होती है बिकॉज ये हॉट विंड होती है और जब ये चलती है तो स्नो मेल्ट हो जाती है, तो स्नो ईटर के नाम से जानते हैं इसको। ये सब और याद नहीं करना है आपको, ठीक है। ब्लिजार्ड तो आपकी ठंडी विंड होती है, कोल्ड विंड होती है, ये भी याद नहीं करना। पेम्पेरो थोड़ा सा देख लेना अर्जेंटीना में। बाकी यहाँ पे जो आपकी लिखी हुई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन आपकी ये इसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, जो गल्फ ऑफ गिनिया में ब्लो होती है, डॉक्टर विंड बोलते हैं इसको। खमसिन है जो कि इजिप्ट में ब्लो होती है। सिरोक्को है, इसको ब्लड रेन कॉज करती है सिरोक्को। फोइन आपकी आल्प्स, जो सदर्न आल्प्स है वहाँ ब्लो होती है। मिस्ट्राल और बोरा, ये सब आपकी मिस्ट्राल और बोरा कैसी होती है, कोल्ड विंड होती है मिस्ट्राल और बोरा, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया में आपकी ब्रिक फील्डर, बस आपको इतनी याद करनी है। और इंडिया में तो आपको पता ही है, नॉर्थ इंडिया में चलती है आपकी लू, है ना, समर्स के टाइम पे। टाइम आने वाला है, अगले महीने से शुरू हो जाएगी आपकी, है ना, लू। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्रा? किसकी सबसे लंबी तट सीमा है? फिर एसएससी के लिए इतना कुछ और आरबी के लिए कुछ नहीं। अच्छा, कितना कुछ है एसएससी के लिए जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं? ज़रा बताना तो। क्यों? एसएससी के लिए कितना कुछ और तुम्हारे लिए क्या नहीं है? एसएससी के लिए तो पीवाई की सीरीज़ अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, और पिछले बार पीवाई की सीरीज़ में तो 30 क्वेश्चन करवाए, 30 लेक्चर करवाए थे। तुम्हारे लिए तो टोटल 40 करवाएंगे। और जो बैच चल रहा था वो तो कॉमन ही था ना सबके लिए, ऐसा तो है नहीं। तुम लोगों ने ना दिमाग में बना के रखा हुआ है। आई एम वेरी श्योर कि आपने अभी जो मैंने लेक्चर्स लिए थे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपने अटेंड नहीं किए होंगे। आपने नहीं किए होंगे, क्यों? आपने थंबनेल पे देख लो कि एसएससी जीडी, अगर यही मैं आरआरबी लिख देता ना और ये ना बोलता एसएससी तो सब सही होता, सब आते देखने उसको रेलवे वाले। ये दिक्कत होती है, अपने माइंडसेट इसको हटाओ, ठीक है। आपका टीसीएसई पेपर लेने वाला है, आप भी आरपीएफ का एग्ज़ाम जो दे के आ रहे हैं उनके रिव्यू आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि जो हम लोगों ने चीज़ें करी हैं वहीं से सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आप रेगुलर रहिए, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। सर इस हफ्ते में क्लास ख़त्म कर दीजिए, रिवीजन करना है। अच्छा होगा तो भाई, ऐसा क्या अच्छा होगा कि अगर मान लो कि हम 2-3 लेक्चर इस हफ्ते के बाद करवा दें तो क्या मतलब ऐसा सोच के बैठे हो क्या रिवीजन एक साथ ही करेंगे? ये गलत मेंटालिटी होती है, रिवीजन साथ साथ होना चाहिए आपका। नहीं, फिर बहुत लोगों की एक क्वेरी आती है कि सर अब हम रिवीजन लेके बैठे हुए हैं तो हमें सब नया ही लग रहा है, फिर से ऐसा लग रहा है फिर से सब कुछ नया नया पढ़ रहे हैं। तो वो तभी लगता है जब आप साथ साथ में रिवीजन नहीं करते हो तो। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्रा? तो लॉन्गेस्ट देखो, इंडिया की कोस्ट लाइन है कितनी, अब इसमें भी ना बहुत वो है इन दिस, मतलब बहुत डिस्प्यूट टाइप है। आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन जो आपको याद करना है वो 7516 किलोमीटर, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, 7516 किलोमीटर। और ये तो है टोटल कोस्ट लाइन, लेकिन अगर मेन लैंड कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है। ये है मेन लैंड। मेन लैंड का मतलब है इसमें हम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब का कोस्ट लाइन का जो लेंथ है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सबसे लॉन्गेस्ट है आपका गुजरात का, कितना है? अगेन इसमें भी अलग अलग है, कहीं 1214 किलोमीटर दिखेगा, कहीं आपको हो सकता है 1600 किलोमीटर भी दिख जाए, ठीक है। शॉर्टेस्ट किसका है? शॉर्टेस्ट है गोवा का। सेकेंड लॉन्गेस्ट किसका है? तो सेकेंड लॉन्गेस्ट हो सकता है कहीं तमिलनाडु दिख जाए, कहीं आंध्रा दिख जाए, तो तुम तमिलनाडु याद कर लो सेकेंड लॉन्गेस्ट, जीटीए करके, है ना। और ये थर्ड है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें गुजरात टिक करना पड़ा, और क्योंकि स्टेट की बात हो रही थी इसलिए भी। और अंडमान निकोबार एक यूटी है। अंडमान निकोबार की जो कोस्ट लाइन लेंथ है वो कितनी है? 1962 किलोमीटर्स। 14th ये है हमारे कोस्टल स्टेट। कितने कोस्टल स्टेट हैं? तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं एंड 4 कोस्टल यूटीज़ हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत में क्या बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यूटीज़ की अगर बात करेंगे तो एक तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में ध्यान ये रखना है कि पुडुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है। यहाँ पर है आपका येनम, यहाँ पर है पुडुचेरी, प्लस यहाँ पर है आपका कराईकाल तमिलनाडु में, और केरला में है आपका माहे। आपका ये क्वेश्चन बन चुका है एसएससी एग्जाम में कि सबसे नज़दीक कौन है श्रीलंका के, तो सबसे नज़दीक है कराईकाल।
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक? तो कर्नाटक संगीत का पिता किसको बोलते हैं? पंकज चरण दास, पी त्यागराज, पुरंदर दास या फिर एम दीक्षितर? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक, तो पंकज चरण दास को हम फादर ऑफ ओडिसी बोलते हैं। और जो ओडिसी टेम्पल में परफॉर्म करते हैं लड़के, उनको क्या बोला जाता है? ओडिसी जो परफॉर्म करते हैं, पी त्यागराज, एम दीक्षितर और श्याम शास्त्री, इन तीनों लोगों को कलेक्टिवली ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोला जाता है। इन तीनों लोगों को कलेक्टिवली ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोला जाता है। पुरंदर दास इसका सही आंसर होंगे। एंड ये ध्यान रखिएगा कि क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं? क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। फादर ऑफ ओडिसी इनको बोलते हैं। एंड ओडिसी में जो परफॉर्म करते थे उनको महारी बोलते थे। एंड गोतीपुआ उन लड़कों को बोलते थे, ठीक है, जो बॉयज़ होते थे जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड गोतीपुआ डांस भी है एक आपका ओडिसी का फोक डांस। क्वीन हम बोलते हैं किसको? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न इन द ईयर 1998 में, ठीक है, भारत रत्न मिला था। और इनको जो है किस नाम से जाना जाता है? अस्थाना विद्वान के नाम से, ठीक है, यानी कि रेजिडेंट आर्टिस्ट विद्वान, ठीक है, रेजिडेंट आर्टिस्ट। The next question, 15th. Which article of the Constitution of India mentions that business in the Parliament shall be transacted in Hindi or English? Answer करिए। वन 122, 120, 121 या फिर 119? तो आंसर 120 होगा। और इसमें हम 90 ऐड कर देंगे तो 210 मिल जाएगा, जो हमें बताता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में। 122 में क्या है, लेकिन पहले 121 में देख लेते हैं। तो इट लिमिट्स व्हाट? इट लिमिट्स डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ये लिमिट करता है डिस्कशन को पार्लियामेंट में। क्या लिमिट करता है? कि जो जजेस का कंडक्ट है, कौन से जजेस का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका जो कंडक्ट, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेके वो डिस्कशंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जजेस का जो कंडक्ट है कैन नॉट बी डिस्कस्ड, कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। 122 कोर्ट्स को बोलता है कि तुम मत अब डिस्कस करना, ठीक है। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन दी वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन दी वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी एक तरह से 121 बोलता है पार्लियामेंट को कि तुम कुछ डिस्कस नहीं करोगे कोर्ट के बारे में, और 122 बोलता है कोर्ट्स को कि तुम कुछ नहीं बोलोगे पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। 119 में क्या है? 119, तो इट अलाउज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि किस तरह से डे टू डे बिजनेस चलेगा पार्लियामेंट का, वो रूल्स जो हैं अपने खुद के बना सकते हैं। आर्टिकल 119 इनको ये पावर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट यानी कि स्थायी देश कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके इंडिया, चाइना, जापान या रशिया। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? तो इसको हम याद करते हैं, देखिए होता क्या है कि जो यूएनएससी है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स, जिसमें कि 5 होते हैं आपके परमानेंट, ठीक है, और 10 होते हैं आपके टेम्परेरी। 10 होते हैं टेम्परेरी। अब ये जो 10 टेम्परेरी होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का टेन्योर होता है। परमानेंट तो परमानेंट है। अब परमानेंट कौन कौन से हैं? तो उसको हम याद करते हैं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप कार में घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कार में, जो भी आप रिलेट कर लो, ठीक है। तो बी से हो जाएगा आपका ब्रिटेन, एफ से हो जाएगा फ्रांस, चाइना, अमेरिका, रशिया, ठीक है। तो ये हैं आपके 5 देश जो परमानेंट है। इंडिया
बोलता रहता है इसके लिए कि परमानेंट सीट, लेकिन उसमें परमानेंट सीट तभी मिलती है आपको जब सारी कंट्रीज़ एग्री करें। तो सारी कंट्रीज़ एग्री कर रही हैं, लेकिन एक कंट्री एग्री नहीं कर रही, वो आपको ये पता ही वो कौन सी कंट्री है ना। और यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें, ज़रा कमेंट करके बताइए, जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है और इसके टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, टोटल कितने कंपोनेंट हैं? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कब बना था ये? तो ये 1945 में बना था। इसका जो प्रिकर्सर इंस्टीट्यूट है वो लीग ऑफ नेशंस था, जो 1919 में बना था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस पहले एक बना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, सो दैट कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया 1945 में, सो दैट वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। तो अभी तक तो नहीं हुआ है, क्लियर है। और इसके टोटल 6 कंपोनेंट हैं। ठीक है, यूएन के 6 कंपोनेंट हैं, जिसमें कि यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आता है, यूएनएससी आता है आपका, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल तब एबॉलिश हो गया बिकॉज उसका कोई काम नहीं रहा अभी। यूएन सेक्रेटेरिएट है और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ज़रा बताइए, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाई, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? साथ ही साथ ही आप ये बताना कि फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे? ये हमने नहीं किया ना। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स और साथ ही साथ फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स, विंटर पैरालंपिक गेम्स ये कहाँ पे हुए थे? तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, पहले तो इसका आंसर आपका मिलान और कॉर्टिना इटली में, और 2030 वाले कहाँ पे होंगे? 2030 वाले। तो पहले पैरालंपिक गेम्स 1960 में हुए थे रोम इटली में, रोम इटली में। और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स हुए थे जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1976 में। कहाँ पे हुए थे? स्वीडन में। एंड अगर बात करेंगे 2030 के, तो ये आपके होंगे फ्रेंच आल्प्स में, फ्रांस में। ठीक है, 2030 के विंटर ओलंपिक्स। बाकी आपको पता है 2000 जो आपका 28 का ओलंपिक गेम्स है 2028 का, वो लॉस एंजलिस में होगा। 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, है ना। विच कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन बनारस एट 1791, तो 1791 में कौन सा कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था, बताइए। इसका आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईसीजे का हेडक्वार्टर है आपका द हेग नेदरलैंड्स में। ठीक है, द हेग नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, तो हिंदू कॉलेज है कौन सा भैया? तो ये आपका हिंदू कॉलेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हिंदू कॉलेज सेटअप हुआ था 1791 में। किसने सेटअप किया था? ये बनारस में हुआ था, जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन ने। और जो आपका हिंदू कॉलेज है 1817 में, 1817 में जो स्टैब्लिश हुआ था हिंदू कॉलेज, ये किसने सेटअप किया था? तो ये किया था डेविड हेयर ने। किसके साथ मिलके? लाला सॉरी क्या बोलना, लाजपत राय, ये राजा राम मोहन राय। ठीक है, और एक आपका है, ज़रा कमेंट में आप बताएंगे, आपका जो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, ये कब बना था? क्योंकि यहीं पे ही सबसे पहली बार महात्मा गांधी का पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिला था, है ना। डैश मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो डैश एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का माप को मापता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, या फिर नेशनल इनकम एंड फैक्टर प्राइस। 1916 होगा, 1915 नहीं। 1915 में हिंदू महासभा बनाई थी मदन मोहन मालवीय ने, और 1916 में, ध्यान रखिएगा, सेटअप हुई थी, और यहीं पे गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस भी देखने को मिला था। ठीक है, तो डैश में विद इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो विद इन द डोमेस्टिक है तो नेशनल की तो बात नहीं आएगी। नेशनल की बात तब आती है जब नेशनल्स उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो टोटल 8 टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के, जिसमें कि GDP, GNP, NDP, NNP, ये 4 फैक्टर होते हैं मार्केट प्राइस पे, ऐसे 4 होते हैं फैक्टर कॉस्ट पे।
तो टोटल 8 हो जाते हैं आपके। अब जैसे अगर मुझे जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल इनकम में जाना है तो मैं क्या ऐड करूँगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ूंगा, एनएफआईए को। अगर मुझे मान लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम से, सॉरी इनकम है ये, ओके ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है ये इनकम है, तो एनएफआईए जोड़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रॉस नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम तो क्या होता है, नेशनल इनकम होता है आपका व्हाट, नेशनल इनकम होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये होती है नेशनल इनकम। और ये चीज़ हमें पता है कि जब हमें जैसे एनडीपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देते हैं, लेकिन सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ये अगर हमें जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम एनएफआईए जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर मान लो कि हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो ग्रॉस में से हम डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो हम नेट पे चले जाएंगे। मतलब अगर मान लो जीडीपी में हम डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो एनडीपी में चले जाएंगे, जीएनपी में डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो एनएनपी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस का नेट हो जाता है, और ठीक है, और ये चीज़ है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, तो पृथ्वी का जो कोर है वो मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, निकल आयरन, निकल मैग्नीशियम, निकल एल्यूमिना या निकल एंड कॉपर। सब कुछ पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। बाई वॉल्यूम परसेंटेज, बाई मास परसेंटेज किसका बना होता है, मैंने आपको बोला था डिसकॉन्टिन्यूटी देखेंगे अगले लेक्चर में, तो उसी के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने ये। तो डिसकॉन्टिन्यूटी हम पढ़ते हैं इस तरह से, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है, तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो इस तरह से। तो को से है आपका कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, एम से है आपका मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, आर से आपका रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी, ग्यू से है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, और एल से है लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। ये हमें याद करना है। जो कॉनराड है आपकी, ये आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में है, आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये आपका पूरा जो क्रस्ट है उसको पूरे मेंटल से अलग करता है, ठीक है। रेपेटी की अगर बात करेंगे तो ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है, लोअर मेंटल। देन ग्यूटेनबर्ग की अगर बात करेंगे तो मेंटल को कोर से अलग करता है, और लेमैन्स जो होता है ये आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है। आउटर कोर या इनर कोर में कौन सॉलिड होती है ये तुम बताओ, ठीक है। और इज एस्थेनोस्फीयर अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ये बताओ। और क्रस्ट के टॉप 3 एलिमेंट बताओ जो आपको क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका पूरा वो चार्ट, ठीक है। इसको मत देखो, यहाँ पे देखो तुम, ये है क्रस्ट ऊपर वाली, ये बीच वाली मेंटल जो कि सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा यही पार्ट होता है ना। ये हमने देखा था आपका, ठीक है। तो ये जो होता है क्रस्ट, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, याद हो गया आपको, ठीक है। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्रस्ट में आपका OCl कॉम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिना, ऑक्सीजन 46.6% होता है। इनर कोर आपका सॉलिड होता है। एंड नो, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर बिकॉज लिथोस्फीयर इज पूरा का क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है एस्थेनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर की अगर थिकनेस की बात करें तो ये अप टू 200 किलोमीटर होता है। और हमारी टोटल कितनी मेजर लिथोस्फीरिक प्लेट है ये आप बताएंगे कमेंट में। क्रस्ट के बारे में हमने देखा था, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और एक ओशनिक क्रस्ट होती है। सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, ओशनिक आपका सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। ये आपका ये ओशनिक वाला डेंसर होता है और पतला होता है, थिन होता है। ये आपका कॉन्टिनेंटल वाला लाइट होता है लेकिन थिक होता है। ये आपका ग्रेनिटिक रॉक से बना हुआ है, ये बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आपके क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स पे, मतलब क्वेश्चन ऑफ साइंस पे, राइट। सर 18 नंबर प्लीज़, 18 क्या है इसमें? कोई दिक्कत है क्या?
सर इसमें किसमें नहीं 19 वाले में तो आई थिंक कोई इशू नहीं है विच किसमें 19 में कि 18 में है, क्या डाउट है? ओके संस्कृत कॉलेज होगा इसमें, ओके 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 ठीक है, गलती से मैंने हिंदू कॉलेज टिक कर दिया, इट वुड बी संस्कृत कॉलेज, रियली सॉरी, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, संस्कृत कॉलेज होगा ये, यस ऑलराइट संस्कृत कॉलेज। हाँ ओके अच्छा मैंने इसमें आंसर नहीं टिक किया है, ओके ओके ओके, तो कोर है आपका नीफे, ठीक है नीफे नीफे नीफे, ठीक है निकल और आयरन। चलिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल मिरर इज 0.75 द इमेजेस। तो अब ये मैंने आपको सिखाया था आई थिंक पिछले से पिछले लेक्चर में, प्लस है मतलब कि कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है यानी कि इरेक्ट है, और अगर इमेज इरेक्ट है तो अपने आप वर्चुअल होगी, मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी, गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट, और ये प्लस प्लस से वो हमें पता चल गया 0.75 का मतलब ये है मैग्निफिकेशन है ना, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक से वैल्यू कम है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा रहा होगा न्यूमरेटर से, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटी थी यानी कि डिमिनिश्ड। ये कौन सा मिरर होगा जरा बताइएगा, कौन सा मिरर होगा? तो भाई जो कॉनकेव मिरर था उसके इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के कि हमेशा हमेशा ऑलवेज कैसी इमेज बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस, एक्सेप्ट वन केस वो था जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो वहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी, लेकिन फिर भी ये कॉनकेव मिरर का केस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी जो इमेज बन रही थी वो एनलार्ज्ड थी, बड़ी थी, डिमिनिश्ड नहीं थी, तो यानी कॉनकेव मिरर का केस तो है ही नहीं, ये बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। A cubic wooden block of side 2 meter is lying on tabletop. If the mass of the wooden block is 10 kg, then the pressure exerted by the wooden block on the tabletop is 20. बताइए 25 है, 30 है, 20 है, फिर 15 है। सर 1600 मीटर की रनिंग की टिप्स दे दो भाई। रनिंग की टिप्स तो मुझसे अच्छा अब यूट्यूब पे सर्च करो ना कि रनिंग कैसे क्या करना चाहिए। मैं फिज़िकल ट्रेनर तो हूँ नहीं वैसे, मैंने मतलब ठीक है करी है थोड़ी बहुत रनिंग, लेकिन फिज़िकल ट्रेनर आपको अच्छे से बताएगा ना कि आपके नीड के हिसाब से आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, कितना रन कर चुके हो, है ना वो सारी चीज़ें। यूट्यूब पे सर्च करो, काफ़ी ढेरों वीडियोस मिलेंगे आपको। तो मान लेते हैं टेबल है, टेबल के पाँव है ये, ठीक है। तो इसमें एक रखा हुआ है वुडन ब्लॉक, 2 मीटर है इसका क्या बोलते हैं साइड, तो यानी इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी अपॉन एरिया। अब एरिया क्या है? क्यूबिक है तो जो इसका बेस होगा नीचे का वो स्क्वायर शेप में होगा, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रखना है? 10। साइड कितना है? 2 मीटर, ठीक ठीक। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनमें से ये छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन दिखाता है? यूलोथ्रिक्स, मर्सीलिया, फर्न या फिर लाइकेन? बताइए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक का मतलब होता है
क्या चीज़ ज़रा, क्या दिक्कत है इसमें? ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, अमेरिकन यूएसए है एंड रशिया है, क्या दिक्कत है इसमें? परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है, दिक्कत क्या है इसमें? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। जापान भी तो नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाएंगे यार। इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन ढंग से सेटअप नहीं किया है, ओके सॉरी। तो जापान भी हो जाएगा। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है मिलजुल के, भाई बंधु चल रहा है। लिचन, लिचन जो होते हैं एल्गे और फंगस, ठीक है। एल्गे और जो फंगस होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खाना प्रोवाइड करता है और ये इसको जो है वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। यूलोथ्रिक्स ये क्या होता है? ग्रीन एल्गे होता है, हरा शैवाल होता है। एल्गे ये मैंने आप कमेंट करके बताओ, मैंने आपको पूरा प्लांट किंगडम समझाया है या नहीं समझाया है? पूरा प्लांट किंगडम वो थैलोफाइटा और ये सब जो होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं अगला क्वेश्चन तब तक करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो इनमें से ठोस गुणों की को नहीं दर्शाता है, कौन सा है? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। ये समझाया है, यस सर यस सर यस सर यस सर, ओके ठीक है समझाया है। तो समझाया है तो फिर आसान होगा, चलो अभी रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन पहले अभी इसी को देख लेते हैं। तो नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सही है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉलिड के बारे में कौन सा? नॉट करेक्ट, तो यही सही हो जाएगा, बिकॉज डिफ़िकल्ट होता है भाई सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है, और गैस में तो बिल्कुल ही कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। और ये तो मैंने आपको बताया होगा कि जो गैस होती है गैस एग्जिबिट द बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी एग्जिबिट करती है। कमेंट करके आप फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि क्या मैंने आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में समझाया या नहीं समझाया। तो अब क्योंकि ये हम पढ़ चुके, तो ग्रीन एल्गे को क्या क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफाइके बोलते हैं, क्लोरोफाइके, ठीक है। ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फाइयोफाइके, रेड को रोडोफाइके बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन का होता है यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा, ये सब, क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला जो है काफ़ी रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एंड ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल होता है सरगैसम, लैमिनेरिया, केल्प, ठीक है, ये लिखवा चुका हूँ मैं पक्का, है ना। और ग्रीन जो एल्गे होते हैं ये आपके थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, थैलोफाइटा वालों को ही हम एल्गे के नाम से जानते हैं। रेड में आ जाता है आपका, जैसे अगर जेली होती है आपकी, ठीक है, तो रेड एल्गे में आएगा, है ना। और मर्सीलिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। फर्न भी जो है आपका टेरिडोफाइटा है। और जिम्नोस्पर्म्स की अगर सॉरी जो ब्रायोफाइटा हैं उससे कौन कौन से बिलोंग करते हैं, एग्जाम्पल्स बताइए। ये मैं बता चुका हूँ ना, जो जिम्नोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइटा, ये सब बताओ जल्दी से। समझाया है, ओके ओके ठीक है, समझाया है, यस 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 समझाया है ना। पी की सीरीज़ 5 आएगी, जल्दी जल्दी आएगी। ये सर बताया आपने, मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। दीक्षा जी बोल रही नो, ठीक है, साक्षी बोल रही यस, प्रकाश बोल रहे हैं नो, SR बोल रहे हैं नो, और और ये जो यहाँ किसी आगे कमेंट किया ना किसी ने, इस सर इतना कम अटेंडेंस, सर आज इतने कम लोग क्यों हैं, सीधा ब्लॉक हो गए, ध्यान रखना। ये फालतू के कमेंट अगर मुझे दिखे, अब पढ़ाई करनी तो करो ढंग से, है ना। ये सब इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं? तुम्हारे जैसे स्टूडेंट है ना वो चले गए हैं, इसलिए स्टूडेंट कम हो गए हैं, सिर्फ सीरियस वाले बचे हैं। हाँ बिल्कुल, तो रिकिया है ना, रिंकिया के पापा, ये सब किस में आपके? ये आपके आएंगे ब्रायोफाइटा में, जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। तो BMW करके हमने याद किया था, तो M से मोजेस, जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, मर्चेंटिया होता है, मर्सीलिया टेरिडोफाइटा होता है। एंड इसमें एंथरीडियम होते हैं, मेल जो सेक्स सेल्स उनको होल्ड करते हैं, आर्केगोनिया फीमेल को होल्ड करके रखते हैं। एंड इसमें जो कंडक्शन होता है इनका, जो सेक्स सेल्स होती हैं इनका वाटर या फिर एयर के थ्रू होता है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग, कि इसमें लिवर वर्ट और हॉर्नवर्ट भी आते हैं। और क्या, हाँ, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर चलो मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर देखो, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो क्या होता है?
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब आप गैस को बहुत हीट करते हो तो वो जो गैस होती है ना आयनाइज हो जाती है, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है उसको हम बोसॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये बोसॉन्स कैसे बनते हैं? तो जब हम गैस को क्या कर देते हैं, सुपर कूल कर देते हैं टू दी एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो में कूल डाउन कर देते हैं, मीन्स 0 केल्विन में कूल डाउन कर देंगे, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं और एटम्स हैं वो एक मतलब कंडेंस हो जाएंगे और एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस जी ने दिया था इन द ईयर 1921। उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने 1925 में इसको उस पर मतलब रिसर्च वगैरह किया, सिर्फ पेपर पब्लिश किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने, बाद में इस पर काम किया था आइंस्टाइन ने 1925 में, लेकिन बोसॉन्स फिर भी बना पाए नहीं थे, ठीक है। बोसॉन सबसे पहले कब बने थे और किसने बनाए थे? तो बोसॉन सबसे पहले बनाने का काम किया था किसने? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने, इन दोनों लोगों ने बनाए थे क्या? बोसॉन्स को। कब बनाया था? 1995 में बनाया था। देन 1999 में एक आया वॉल्फगैंग केटरल करके, ठीक है। वॉल्फगैंग केटरल करके आए थे। इन्होंने 1999 में सोडियम एटम्स, इन्होंने रुबीडियम एटम्स का यूज़ किया था, रुबीडियम का। इन्होंने सोडियम एटम्स का यूज़ करके बोसॉन्स को बनाया। कलेक्टिवली इनको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए, तीनों लोगों को, एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन और वॉल्फगैंग केटरल को। द क्वेश्चन फॉर यू फॉर द डे ये है आपके लिए, ठीक है, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है इसका आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन, जो पिछला हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में। तो यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की थ्योरी को, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो कि किसने दिया था ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो कि चार्ल्स एल्टन ने दिया था, तो उसमें ये है कि भाई यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं सबसे ज़्यादा नंबर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का कम, सेकेंडरी कंज्यूमर का कम और टर्शरी कंज्यूमर का सबसे कम। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में होंगे आपके प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर किसने दिया था? आपका चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके आप ज़रूर बताइए जल्दी से। एंड PYQ पार्ट 5 आएगा जल्दी भाई, ये बैच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो 3.0 चल रहा है, राइट। चलिए मैगज़ीन करंट अफेयर की है आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। रेलवे PYQ सीरीज़ के जिनको नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल हैं परमार अकेडमी यहाँ पर वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रेलवे PYQ सीरीज़ के जो नोट्स जो हम लोग कर रहे हैं उसके नोट्स। एंड बाकी इंग्लिश का बैच है, कंप्यूटर। चलिए 21 आए, ओके, नहीं बताना, ओके बाय। अच्छा सर नेक रोटेट, हाँ थैंक यू। संगीता 20, शांतनु 23, हाँ 19, साक्षी ओके, निशांत 19, 21 ने, हाँ सोनाली 21, प्रतिभा 19, आदित्य 22 ओके, अभिनंदन 19, विस्लवाद चांटी 18 ओके 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 ओके। चलिए भाई थैंक यू, मिलते हैं। अक्षय पता नहीं आती 3.0 में ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, आई कांट से, ठीक है। चलिए थैंक यू। बाकी ये PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे परमार SSC पे, और क्विज़ लगाते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं क्विज़ ग्रुप का भी, और जहाँ पर PDF मिलेगी मेन टेलीग्राम चैनल का उसमें, ठीक है। और जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो बैच में एनरोल करके ले सकते हैं कोर्स में। थैंक यू।